हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है रेलवे टारगेट के नाम से, वहाँ जा करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मौसा और लौसा क्रमशः 29 और 10/15 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ, एक संख्या भी पता है। तो देखिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला संख्या सवाल में कितना दिया हुआ है, 145 है। पहला संख्या 145, दूसरा संख्या आपको निकालना है। एलसीएम पता है 10/15 दिया हुआ, क्लियर है। और एचसीएफ कितना है, 29 है। बस हो गया। आप देखिए 29 से भाग लगाएंगे 145 में, 5 बार में कट जाएगा, क्लियर है। 5 से भाग लगाएंगे 10/15 में, कितना बार में कटेगा, 203। यानी कि आपका दूसरा संख्या कितना निकल के आ गया, 203। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब सवाल में जो दिया रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला संख्या 145 था, दूसरा संख्या आपको निकालना है। एलसीएम 10/15 है और एचसीएफ 29 है, क्लियर है। अब यहाँ से हम दूसरा संख्या निकाल लिए, कितना आ गया, 203 आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपया और 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 1460 रुपया। ठीक है, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 1606 रुपया। देखिए यहाँ 2 वर्ष में 1460 और अगला जो तीसरा वर्ष में 1606 रुपया है, यानी कि ब्याज बढ़ गया होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ ब्याज कितना बढ़ गया, 1460 से 1606 हो गया है, यानी कि 146 रुपया बढ़ गया। कितना पर, तो 1460 पर। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, क्लियर है। 146 से 146 कट गया, ये 10 बार में, 0 से 0, यानी कि कितना परसेंट आ गया रेट, 10%। यही उत्तर हो गया आपका। बहुत ही आसान सवाल था। 2 वर्ष में 1460 रुपया, 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाता है, यानी ब्याज कितना बढ़ गया, 146 रुपया। कितना पर, 1460 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से रेट निकल के आ गया कितना, 10%। बात आ गया समझ में आसानी से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक माह राधा अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि प्रत्येक माह 6300 रुपया की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कुल मासिक आय पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कुल मासिक आय हम मान लेते हैं x रुपया है, क्लियर है। अभी कुल मासिक आय में से 30% घर के किराया पर खर्चा करती है। 30% खर्चा हो गया तो बचा कितना, 70%। तो 70 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। अब देखिए फिर कहा शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। अब जो शेष बच गया उसका 60% खर्चे हो जाता है, तो बचा कितना, 40%, यानी इसका 40%, क्लियर हो गया। अब देखिए ये बचत है और सवाल में बचत रुपया में कितना है, 6300 रुपया, तो बराबर में हम 6300 लिख सकते हैं। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए, देखिए उसका मासिक आय टोटल मान लिए हैं x रुपया, क्लियर है। अब सवाल में कहा अपनी आय का 30% घर के किराया पर, तो शेष कितना बचा, 70%, यानी 70 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। फिर शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्चा हो जाता है, तो 40% बचा, तो गुना 40 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। ये सारे बचत है और बचत कितना दिया हुआ है, प्रत्येक माह 6300 रुपया, तो बराबर में 6300 रुपया लिख दिया।
ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं, क्लियर हो गया। 7 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट जाएगा ये 900, क्लियर है। ये 4 से भाग लगा देंगे तो ये 25, ठीक है। अब देखिए आप क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से मासिक आय कितना निकल जाएगा 25 गुना 900, क्लियर है, यानी कि 22,500 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बिल की राशि पर 35% की छूट तथा 20% के दो क्रमिक छूट के बीच अंतर 22 रुपया है, तो बिल का राशि क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए पहले जो है 35% का छूट है, क्लियर है। उसके बाद 20% का दो क्रमिक छूट है, ठीक है। जब क्रमिक छूट रहेगा दिया हुआ तो देखिए आप यहाँ से x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, यानी कि एक छूट निकाल सकते हैं आप आसानी से, क्लियर है। 20% का छूट है, क्या करेंगे 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 और बट्टा में 100, क्लियर हो गया। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 40 में से 4 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 36%, ठीक है। देखिए यहाँ से एक छूट है 35% का, ठीक है, और तथा 20% का दो क्रमिक छूट है। जब दो क्रमिक छूट दिया रहेगा तो उसके लिए एक समतुल्य छूट निकालने के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, ठीक है। यहाँ से देखिए 20 प्लस में 20 माइनस 20 गुने 20 बट्टा में 100, यहाँ से क्या परसेंट आ गया 36% आ गया ना। अब देखिए पहले छूट 35%, अब आ गया 36% छूट, अंतर कितना का है 1% का। इस 1% का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 22 रुपया, प्रतिशत में 1% का है, रुपया में 22 रुपया का अंतर है, क्लियर है। 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 22 बट्टा में 1 गुना 100, यानी कि कितना 2200 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपया कमाते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए ए जो है कितना दिन में काम को करता है 5 दिन में करता है, और बी जो है काम को कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। ये दिन का रेशियो आ गया। ए 5 दिन में काम को कर रहा है, बी कर रहा है काम को 8 दिन में, और दोनों मिल करके 6,760 रुपया कमाता है, यानी कि जो जितना काम करेगा उसको रुपया भी उतना ही मिलेगा। बात आया समझ में। देखिए ये 5 दिन में करा, बी जो है 8 दिन में, यहाँ से हम क्षमता का रेशियो निकालेंगे, इसका इफिशियंसी, तो क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। यानी जो रुपया है किस अनुपात में बटेगा इसी रेशियो में, क्लियर है। जो जितना काम करेगा जितना क्षमता होगा उसको उतना ही रुपया दिया जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए टोटल रुपया कितना है 6760 रुपया है, यहाँ से रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा 8 और 5 13, तो टोटल है 13, और 13 का वैल्यू रुपया में टोटल कितना हो जाएगा 6,760 रुपया, क्लियर है। सवाल में पूछा ए का हिस्सा बताइए, ए का क्षमता कितना है 8, तो 8 का वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर है। तो 6760 बट्टा में 13 और गुना 8, बात आ गया समझ में, आसानी से क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 13 से भाग लगाएंगे, कितना बारे में कटेगा 13×5 = 65, ठीक है, और 13 दूनी 26, यानी 520 को 8 से गुना कर देंगे, क्लियर। 4160 रुपया मिलेगा, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए ए जो है 5 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, क्लियर है। यहाँ से हम क्षमता का रेशियो निकाल दिए तो इसको पलट दिए, यानी कि 8:5 हो गया। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही रुपया मिलेगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ से क्षमता का दोनों का रेशियो कितना है 8 और 5 का 13 है, क्षमता का रेशियो 13, रुपया में टोटल कितना है 6760 रुपया है, क्लियर है। 13 का वैल्यू इतना हो गया। आपको पूछ रहा ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ए का हिस्सा कितना होगा, रेशियो में 8 है, 8 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 4160 रुपया ए का हिस्सा होगा। बात आ गया आसानी से समझ में, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है, उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 जो है बस से जाता है, यानी 3/4 भाग किससे जा रहा है बस से जा रहा है, क्लियर है। 1/6 भाग जो है रिक्शा से जा रहा है, क्लियर, और 2 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है।
हम पहले देख लेते हैं बस और रिक्शा से कितना भाग चल चुका है। क्लियर है। तो देखिए बस से जाता है 3/4 भाग और रिक्शा से 1/6 भाग। क्लियर है। यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 6 का 12 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर में 9 + 2 हो जाएगा, यानी 11/12 भाग। ठीक है, यानी कि 11/12 भाग बस और रिक्शा मिला करके चल लिया। शेष कितना भाग बचा, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला में घटा लेंगे तो शेष निकल जाएगा। शेष भाग कितना बचा, यानी कि 1/12 भाग। 1/12 भाग जो बचा हुआ है वो पैदल न जाएगा। ठीक है, 1/12 भाग जो बचा हुआ है ये पैदल जाएगा और पैदल जाता कितना, 2 किलोमीटर, यानी 1/12 का वैल्यू कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो एक का निकाल देगी यहाँ से। ठीक है, क्रॉस गुना कर दिया, यानी कितना होगा, 24 किलोमीटर। यही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कुल यात्रा कितना किया है, 24 किलोमीटर। बात आया समझ में क्या। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती है। 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष, ठीक है, 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को, ठीक है, 24 को महिला 20 दिन में कर देती है। बात आ गया समझ में। यहाँ से देखिए 20 से 20 कट गया। क्लियर है। यहाँ 3 से भाग लगाएंगे, 5 बार में 3 से भी कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 5 पुरुष बराबर 8 महिला हो जाएगा। बात आ गया समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 पुरुष बराबर में 8 महिला। क्लियर है। अब सवाल में देखिए कहा जो 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए 10 गो पुरुष है, ठीक है, और 8 गो महिला, दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करेंगे। मान लिया x दिन में काम को कर देंगे। ठीक है, बराबर वही काम है, यानी कि 15 पुरुष जो है, ठीक है, काम को 20 दिन में कर देते थे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 5 पुरुष के बराबर 8 महिला है। क्लियर है। तो हम ये जो 8 महिला है इसके जगह पे हम 5 पुरुष रख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 10 पुरुष और इसके जगह हम 5 पुरुष रख देंगे। 10 पुरुष प्लस 5 पुरुष, ठीक है, ये x दिन में काम को कर देंगे। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 5 कितना हो गया, टोटल 15 पुरुष हो जाएंगे x दिन में। ठीक है, यानी कि देखिए 15 से 15 इधर कट गया, x बराबर कितना आ गया, 20 दिन। यानी काम को करने में कितना समय लगेगा, 20 दिन का। बात आया समझ में। देखिए 15 पुरुष जो है 20 दिन में काम को करते हैं और उसी काम को 24 महिला भी 20 दिन में कर देती है। यहाँ से हम निकाल लिए हैं जो 5 पुरुष 8 महिला के बराबर है। क्लियर है। सवाल में अब कहा जो 10 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को 10 पुरुष और 8 महिला कितना दिन में करेंगे। ठीक है, यही हमको निकालना है। क्लियर है। यहाँ से देखिए 15 जो पुरुष है वो 20 दिन में काम को करते थे। क्लियर। देखिए यहाँ जो 8 महिला के बराबर में 5 पुरुष है, तो हम इस 8 के जगह पे 5 पुरुष को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ से देखिए टोटल कितना हो गया, 10 और 5 15 को पुरुष हो गया। ठीक है, अब ये 15 से 15 इधर कट गया, x का मान यानी कि समय निकालना था, कितना दिन लगेगा, 20 दिन। यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितना वर्ष में हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इससे पहले साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देखे, ठीक है, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद पूरे जीवन में साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सवाल में जब भी गुन्ना गुन्नी वाला बात कहा जाए, ठीक है, उसके लिए n1 - 1 बट्टा में n2 - 1 बराबर t1 और बट्टा में t2। ठीक है, अब देखिए इसको सवाल कितना आसानी से आप मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुना का बात कहा है। ठीक है, n1 के जगह पे रखेंगे 3। ठीक है, जितना गुना कहेगा -1 कर देंगे और समय कितना लग रहा था, 5 वर्ष, तो t1 के जगह पे 5 रख देंगे। बात आ गया समझ में। अब सवाल में कहा जो 5 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, तो 5 गुना, तो 5 माइनस में 1, कितना वर्ष में होगा वही तो आपको निकालना है। क्लियर है। देखिए 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, बट्टा 5 में से 1 गया 4 बराबर में 5 बट्टा में ये समय आपको निकालना है।
देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार में 2 दूनी 4। अब क्रॉस गुना करेंगे तो बताइए समय जो है कितना लगेगा, 5 दूनी 10 वर्ष लग जाएगा। यही उत्तर है। बात आया समझ में। जब भी गुन्ना गुन्नी वाला सवाल दिख गया यानी n1 -1 करेंगे, n2 -1। अब बराबर में पहला समय है, बट्टा दूसरा समय। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 318 वस्तु का विक्रय मूल्य 212 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए 318 वस्तु का विक्रय मूल्य बोला यानी एसपी। ठीक है, 212 वस्तु के सीपी के बराबर है। बराबर कर दिए, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए एसपी ये गुना में है, इसको इधर ले आते भाग में हो जाएगा, बट्टा में सीपी बराबर 212 बट्टा में 318। क्लियर है। देखिए सवाल कहा 318 वस्तु का विक्रय मूल्य और 212 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से बराबर कर दिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य कितना आ गया, 212 बट्टा में 318, यानी क्रय मूल्य कितना है 318 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 212। अब सीधा सा बात है भाई, 318 रुपया में खरीद के लाए, अब बेच दिए 212 रुपया में, तो हानि हो जाएगा। क्लियर है, प्रतिशत हानि यहाँ से निकालना है। देखिए 318 रुपया का सामान और 212 ही में बेच दिए, हानि कितना का हो गया, 106 रुपया का हो गया। कितना पर, तो 318 पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात आ गया समझ में। अब देखिए 106 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी कितना आ गया 100 अब बट्टा में 3, इसको लिख सकते हैं 33.1/3% का लॉस लग गया। बात आया ना समझ में। देखिए 318 रुपया में खरीद के लाए और 212 में बेच दिए। ठीक है, तो लॉस हो गया कितना का, 106 रुपया का। 318 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है, यहाँ से कितना परसेंट हानि निकल के आ गया, 33.1/3%। बात आ गया आसानी से समझ में। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसी 3 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए 3 को क्रमिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पहला संख्या हम x ले लेते हैं, दूसरा x+1 और तीसरा x+2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा पहला का 2 गुना, पहला संख्या x लिया है, इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा का 3 गुना, दूसरा संख्या x+1, इसका 3 गुना करेंगे। ठीक है, और तीसरा का 4 गुना लेना है। ठीक है, तीसरा संख्या था x+2, इसका 4 गुना, सबको जोड़ करके कितना बोल रहा, 191 हो जाएगा। बात यहाँ से आ गया समझ में। पहला संख्या x ले लिए, दूसरा x+1, तीसरा x+2, बोला पहला का 2 गुना, दूसरा का 3 गुना और तीसरा का 4 गुना। ठीक है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 191 हो जाता है। बात आ गया समझ में। देखिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 से गुना करेंगे दोनों में, 3x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 से दोनों में गुना करेंगे तो 4x प्लस ये 8 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर में 191। अब देखिए x वाला टर्म को एक साथ जोड़ लेंगे जितने भी है। ठीक है, 2x 3x और 4x सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9x प्लस, अब संख्या को एक बार जोड़ लेंगे, 8 और 3 11 हो गया, बराबर में 191। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9x बराबर 11 प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो 191 में से 11 घटा लेंगे। क्लियर है, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए 9 से भाग लगाएंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर, ठीक है 20 हो गया, यानी आपका x का मान निकल के आ गया 20। बात आ गया समझ में। तो संख्या निकालना है, तो पहला संख्या देखिए x है, पहला संख्या x है यानी 20 हो जाएगा। दूसरा संख्या x+1 है यानी 1 जोड़ देंगे तो 20 और 21 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा संख्या x+2 है तो 20 में 2 जोड़ दीजिए 22। यही आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है क्या। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 8 मीटर है। फर्श पर लगाए गए वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर और 8 मीटर है, सबसे पहला काम क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 12 और 8 का HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF निकाल देंगे, 12 8 का HCF हो जाएगा 4। बात आ गया समझ में। और आपको कह रहा है वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना है। जब भी वर्गाकार टाइल्स का संख्या निकालना रहेगा तो कमरा का क्षेत्रफल और बट्टा में वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए कमरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है यानी लंबाई गुना में चौड़ाई, और बट्टा में
वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल दिए HCF, बस इसका 4 × 4 क्लियर हो गया। 4 से भाग लगा देंगे 3 बार में, और 4 से 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया संख्या 6, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 1680 रुपया होगा तो 16% का हानि होगा, यानी ये कितना दिया हुआ, SP दिया हुआ विक्रय मूल्य 1680 रुपया, 16% का हानि कर रहा है, यानी कि 84%। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1680, विक्रय मूल्य 84%, प्रतिशत में रुपया में 1680, 100% यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1680 बट्टा में 84 × 100, क्लियर है। 84 से कट जाएगा, यानी कि 2000 रुपया आ गया क्रय मूल्य CP। बात आया समझ में। देखिए कहा यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है, यानी 84% का वैल्यू 1680 है, 100% का निकाल दिया, कितना आ गया 2000 आ गया। अब सवाल में कहा यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए अंकित मूल्य निकालना है ना, तो बस क्रय मूल्य 2000 था गुना, देखिए कहा जो 8% का छूट दे रहा है, एक है 8% का छूट का मतलब क्या हुआ 92% होगा, क्लियर है। 15% का लाभ बोला तो 115% होगा, क्लियर है। आपको अंकित मूल्य निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, विक्रय मूल्य वाला ये जो 115% इसको ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 92%। बात आ गया समझ में, कौनो दिक्कत है यहाँ तक। देखिए 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 500 बार में कटेगा, और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 23 बार में, क्लियर है। 23 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि 500 × 5 कितना रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य 2500 रुपया, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।